हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग सॉल्व करेंगे आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन पेपर। ठीक है ना। क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। आपको मैं बता दूं कि एनटीपीसी के इसमें 30 मैथ के क्वेश्चन रहेंगे। मैथ का लेक्चर है, मैं मैथ का टीचर हूं, तो 30 मैथ के क्वेश्चन रहेंगे। और एनटीपीसी में आपको पता होना चाहिए कि एक नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा और हर एक गलत क्वेश्चन के लिए आपको 0.33 यानी कि अगर रेशियो की बात करें तो हर 3 सवाल गलत होने पर आपका एक सवाल काट लिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। और हाँ, एक चीज़ और कि आप वीडियो देख रहे हो, मैथ कभी भी देख रहे हो, ठीक है, तो वीडियो को पॉज करिए, कॉपी पेन लेके बैठिए और अपनी तरीके से लगाइए, उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अगर आपको आते जा रहे हैं तो आप 2x या 1.5x, ठीक है, 1.5 1.75 इस स्पीड में भी आप देख सकते हो। पर कॉपी पेन लेके बैठना बहुत ज़रूरी है। आपको आता है या नहीं आता है डजंट मैटर, आपको कॉपी पेन लेके बैठना ज़रूरी है। तो कॉपी पेन अपनी उठा लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है उसमें थोड़ी सी एरर रह गई है। यहाँ पर √3 था, यहाँ √3 लिख लीजिए। अब आप सॉल्व करिए वीडियो को पॉज करके, ठीक है, और मैं इसका क्वेश्चन का सोल्यूशन बताता हूँ। लिखा हुआ है कि केवल ग्राउंड पर एक टावर के पैर से 150 √3 मीटर। अच्छा, तो टावर हो गया ये, ठीक। उसके पैर से, ये पैर से कितना, 150 √3 मीटर। ध्वज पोल के शीर्ष जो टावर पर 30 अंश पर रखा जाता। अच्छा, ये टावर है और इस पर एक ध्वज रखा गया, ये झंडा रखा गया, ठीक। ये मान लो झंडा, ऐसे बना देते हैं तो आपको झंडा फील होगा, ठीक। और इसका जो, सॉरी फॉर दिस, इसका जो एंगल है वो कितना है, 30 डिग्री। यस और नो, दिस इज 30 डिग्री। और आपसे कहा गया कि यह पोल की लंबाई ज्ञात करें। ये पोल मान लेते हैं हम x लंबा है, ठीक है ना। और जबकि टावर की ऊंचाई यानी कि ये जो है वो है 120 मीटर लंबा है। क्लियर। देखो, मैंने फिगर बनाया, हर चीज़ लिखी। इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी एग्ज़ाम में हर चीज़ लिखनी है। मुझे समझाना है इसलिए और आपको समझना है इसलिए ज़्यादा डिटेल लिखना ज़रूरी है। पर जब एग्ज़ाम में करेंगे तो ये सब चीज़ें नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली अपने क्वेश्चन पर आएंगे, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा कहाँ पर आएंगे। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, tan थीटा का फार्मूला लगाते हैं। tan थीटा बराबर होता है क्या, इसको बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं आधार। अगर ये हमारा 90 डिग्री है तो, और इसके सामने वाला होता है कर्ण, ये यानी बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। तो लंब बटे आधार यानी कि 120 प्लस x बटे आधार का मतलब हो गया 150 √3। आई थिंक सो क्लियर होगा। ये tan थीटा, और tan थीटा में थीटा की वैल्यू कितनी है, tan 30 की। ये लाइन आपको डायरेक्ट लिखनी है एग्ज़ाम में, ये लाइन आपको डायरेक्ट लिखनी है। तो ये आ जाएगा 120 प्लस x अपॉन 150 बराबर 150 √3। यह आ जाएगा tan 30 के मान होता है 1/√3, वैल्यूज याद होनी चाहिए। √3 से √3 कैंसिल, 150 में 120 जाएगा तो 30 आंसर। आपको ऐसे करना है। अब सॉल्व करते हैं, ये इधर जाएगा तो 120 प्लस x बराबर आ जाएगा 150। 120 को उधर भेजोगे तो 150 में से 120 जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 मीटर। क्लियर। तो झंडे की जो ऊंचाई होगी वो कितने मीटर की होगी, 30 मीटर ऊंचा झंडा होगा। क्लियर होगा। चलिए अगला करते हैं। कह रहा एक स्कूल में 3 वर्ग के, छठी, सातवीं, आठवीं। तो एक 6th क्लास के बच्चे हैं, कुछ 7th क्लास के बच्चे हैं और कुछ 8th क्लास के बच्चे हैं, 8th। तो ये तीनों की संख्या कितनी है, 160 है। जब छठी क्लास के 58 बच्चे हैं, ठीक, उनका औसत वजन कितना है, 39 है। देखो, अगर छात्रों की संख्या में उनका औसत वजन का मल्टीपल कर दें तो उस क्लास का टोटल वजन आ जाएगा। तो इंटू में 39 कर देते हैं, है कि नहीं। अच्छा, 7th क्लास में कितने बच्चे हैं, 7th क्लास में कह रहा है 52 छात्र हैं, तो 52 छात्र हैं, इंटू अगर इनके औसत कितना है, 36.5 है, ठीक है, कोई बात नहीं। और 8th क्लास में है 50 बच्चे जिनका औसत वजन कितना है, 40 है। मेरे ख्याल से अब सबका मल्टीपल कर लेना पड़ेगा। अच्छा, हमसे क्वेश्चन में कहा गया है सभी छात्रों का औसत भार कितना होगा, यानी औसत भार, एवरेज वेट की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ
छात्र नीचे आ जाएंगे जो कि 160 है। ठीक है, आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि आप 58 + 52 + 50 करेंगे, वो आपको दिया भी गया है। अगर नहीं भी दिया जाता तो ये चीज़ ऐसी थी कि इसकी ज़रूरत नहीं थी। अगर नहीं भी देते तो हम लोग निकाल लेते। क्लियर। चलो, तो टोटल भार में ये पहले 6 क्लास का टोटल भार कितना होगा, तो 58 और 39 मल्टीपल करेंगे कितना आ जाएगा, 2 6 और फिर इधर से 11 दूनी 22, यानी कि 22 62 है ना, प्लस 56, इसका आधा कर दो 26, इसका दुगना कर दो 36 का दुगना 72, 73 और आप 26 और 73 का मल्टीपल करेंगे यानी कि 36 18 और ये आ जाएगा एक 9 3 8 1 9 और 18। ठीक, ये 18 98 यही आएगा। क्लियर। और ये सबसे कठिन है, 5 को 20 यानी 2000। सबको ऐड करेंगे अगर हम तो कितना आ जाएगा, 8 2 10 0 हासिल लगा 1 और ये आ जाएगा कितना 9 1 10 6 16 की 6 हासिल लगा 1, यह आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 2 2 4 और 1 5 और 1 6, इतना आ जाएगा। अपॉन में 160 डिवाइड करेंगे अब, 0 से 0 कट जाएगा, 16 से इसको डायरेक्टली डिवाइड मारो या कुछ भी करो। ठीक, तो औसत कितना आ जाएगा 38.5, इतना औसत आ जाएगा, जबकि हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी सही है। क्लियर। अगला करते हैं। मैं कलर चेंज कर लूँ क्या इसका, कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, ये ठीक रहेगा। जब 17 42 और 83 को एक संख्या से विभाजित किया जाता है तो क्रमशः 4 3 और 5 शेष बचता है। बड़ी संख्या क्या होगी, एक चीज़ बताना। 17 में से हम 4 घटा देंगे, कितना बचेगा 13। 42, इसमें कोई संख्या का भाग करते तो शेषफल 3 आता है, यानी 3 घटा दो तो पूरा भाग चला जाएगा, यानी 39 आएगा। इसी तरीके से 83 में जब किसी संख्या का भाग करते हो तो शेषफल 5 आता है, यानी 5 का भाग कर दोगे तो 68 आएगा। तो कौन सा ऐसा संख्या है जो सबसे ज़्यादा है, 13 का नाम 13 13 3 39 और 13 अट्ठे नहीं 13 बजे 65 13 छंग 78। ठीक, तो हमारी सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो सकती है, 13, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए आगे करते हैं। कह रहा के मान के लिए समीकरण 10 और इक्वल टू 10 और इक्वल टू प्रणाली में कोई हल नहीं है। जब कोई हल नहीं होता तो आपको पता होना चाहिए A1/A2 = B1/B2 होता है। क्या, तो ये कौन सी बला है बताते हैं अभी। पहली एक इक्वेशन ये है लीनियर इक्वेशन, एक इक्वेशन यानी रैखिक समीकरण एक ये है। अगर मैं बात करूँ इसको A1x + B1y, ठीक है। अगर इधर बुला लूँ तो -2 या उधर ही रख लूँ, क्योंकि दोनों साइड उधर है तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, इक्वल टू C1 लिख लेता हूँ। ठीक, वैसे तो प्लस का C1 = 0 होता है जो ओरिजिनल होता है, पर कोई फ़र्क हमें, क्योंकि सॉल्व करना है, हमें किताब भर के कॉपी नहीं चेक करानी, इस वजह से थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, फिर B2y = C2, तो हमें A1 A2 B1 B2 से ही मतलब है, यानी K अपॉन, अच्छा यहाँ से A1 की वैल्यू क्या आएगी ये तो मैंने लिखा ही नहीं। कंपेयर करो x का x से तो A1 की वैल्यू क्या K, y का y से तो B की वैल्यू क्या है -1 और A2 की वैल्यू क्या है, कंपेयर करो तो ये आ जाएगा 6 और B2 की वैल्यू क्या है, B2 की वैल्यू -2। तो A1/A2 यानी कि K/6 = B1/B2 यानी -1/-2, 2 से 2 कट जाएगा, 2 3 जा 6 होता है, तो K की वैल्यू कितनी आ गई 3, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्लियर। आगे बढ़ें। चलिए देखो इस सवाल को पढ़ो जरा। वर्तमान में 8 साल पहले ए की उम्र बी से 4 गुना थी। ठीक, पहली लाइन समझ में आई। फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 8 साल बाद ए बी की वर्तमान तुलना में दुगना होगा, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो आपका जो तरीका हो तरीका अपनाइए। आप लोग कई बार इस क्वेश्चन को कर चुके हैं, ठीक है, और आपने हर तरीके से इस क्वेश्चन को किया है और विभिन्न तरीके से कई सारे टीचर्स लोग बताते भी हैं। मेरा मानना है कि इस तरीके का कभी भी क्वेश्चन आ जाए आप हमेशा सीधा ऑप्शन के पास पहुंच जाओ, सीधा पहुंच जाओ। कह रहा 8 साल पहले ए की उम्र बी की 4 गुना थी, यानी ये वाली 4 गुना होगी इसकी। 8 साल पहले 8 कम करो तो ये 8 साल का ही बचेगा, और 8 इसमें से कम कर दो तो ये कितना आ जाएगा 34। मुझे नहीं लगता 8 चौक 32 होता है, 34 तो नहीं होता, ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता, कन्फर्म। ठीक, फिर आगे देखते हैं। इसमें से 8 कम कर दो तो ये 10 आ जाएगा, और इसमें से 8 कम कर दो तो ये 37 आ जाएगा नहीं, और 10 का 4 गुना तो नहीं होता है, इसका मतलब ऑप्शन बी भी नहीं होगा। इसमें से 8 कम कर दो ये 10 आ जाएगा, मुझे भी नहीं लगता कि 8 कम करने से ये 34 आ जाएगा। फिलहाल 8 का ये 4 गुना नहीं होता है,
इसका मतलब ऑप्शन सी भी नहीं है। इसमें से 8 कम कर दो तो ये 8 आ जाएगा, और इसमें से 8 कम कर दोगे तो 32 आ जाएगा, जो कि 8 चौक 32 4 गुना होता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी सही है। आपका ऑप्शन लास्ट में भी मिला तो भी चेक करने में मुझे नहीं लगता कि 20 सेकंड से ज़्यादा का समय होगा, और इससे ज़्यादा समय लग जाएगा इस सवाल को करने में। क्लियर? तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादा बेटर है। होगा कहीं दो फंस जाओ तो 8 साल बाद कह रहा है, 8 साल बाद ए बी की तुलना में दुगना होगा। 8 साल बाद ये 48 साल की हो जाएगी, और 8 साल बाद ये कितना हो जाएगा, 8 से 24 साल का हो जाएगा। देखो 24 का दुगना होता है 48, यानी हर तरीके से ये मैच कर रहा है ना। चलो अगला करते हैं। कह रहा 2 वर्षों के लिए 12,000 रुपये की चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का योग ज्ञात करना है। देखना हर बार अंतर पूछता है, इस बार योग पूछा है। तो अगर मैं एसआई की बात करूँ, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज की बात करूँ, पहले साल का 5%, दूसरे साल का 5%, दोनों साल का मिला के 10% लगेगा। हाँ या ना? क्लियर? अच्छा, पर सीआई की बात करूँ तो उसकी बात अलग है। पहले साल का तो 5% लगेगा, दूसरे साल का 5% तो लगेगा, पर उस 5% जो हम दे करके आए हैं उसका भी 5% लगेगा। यानी ए बी वाला रूल याद है, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, ये परसेंटेज। क्लियर? तो आ जाएगा 5 5 10, 5 5 25, यानी 10.25%। ओवरऑल अगर हमको योग की बात करें तो जोड़ना है, हर बार घटाया जाता था, हर बार अंतर पूछा जाता था, ठीक है, या अंतर दिया जाता था, पर इस बार हमको जोड़ना है। तो 10 10 20, यानी 20.25, टोटल कितना आ जाएगा, 20.25। इतना परसेंट हमें ब्याज देना है। किसका? 12,000 रुपये का, 2 साल के लिए। तो 12,000 का, ठीक, 20.25% होगा कितना, एक सेकेंड, ठीक है। तो 12,000 का 25% होगा कितना, 100 इंटू 100 कर लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 से काट दो 6 आ जाएगा, सॉरी 2 से काट दो 6 आ जाएगा, 2 से काट दो 5 आ जाएगा, 5 से 5 चौको 20, 5 पचे 25, और 5 छः का 30, 4 तेई 6 चौको 24, तो 24 30 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके, चलिए, चलो अब इस क्वेश्चन को आप लोग करना, ठीक है। ओके, तो आप लोगों ने बनाया है क्वेश्चन, ठीक है। मैंने वीडियो को पॉज कर दिया था क्योंकि कॉल आ गई थी। तो चलो शुरू करते हैं इसको। कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली ट्रेन 1 मिनट में, ये ध्यान रखना 1 मिनट आपको हिंदी में लिख के दिया है, 1 मिनट का मतलब है टाइम दे रखा है 60 सेकेंड, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं ना भाई। तो 650 मीटर लंबे पुल को पार करती है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। देखिए जब भी कभी कोई भी ट्रेन किसी पुल को, प्लेटफॉर्म को, सुरंग को, ठीक कभी भी इस तरीके से पार करती है जिसकी लंबाई कुछ ना कुछ है, तो हम दोनों को ऐड करते हैं। तो मान लेते हैं ट्रेन की लंबाई कितनी है, x है, तो 650 प्लस x, ये पूरी हो गई दूरी, डिस्टेंस। और डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है 60 जो कि आपको ये दे रखी है, पर किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है, इसका ध्यान रखना, ये मीटर में है, इसलिए इसको 5/18 से हम लोग गुणा करेंगे, और इंटू में समय हो जाएगा कितना, 60 सेकेंड। अब 6 से काटें, 6 का नाम 6, 10 आ गया, और 6 त्रिक 18, 3 से इसको काट देंगे तो ये 20 आ जाएगा, 20 पंचे 100, और 100 का 10 से करेंगे तो 1000 आ जाएगा, 1000। तो 650 प्लस x बराबर 1000, तो x की वैल्यू कितनी, 1000 में से 650 माइनस करेंगे, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 350। क्या इतना ही आपको लिखना है, मैं हर बार बोल रहा हूँ इतना नहीं लिखना है। ये लाइन से आपने जैसे किया 1000, तुरंत घटाइए 600 में से 1000, सॉरी 1000 में से 600, तो 600 जाता तो 400 बचता, 50 और जाएंगे तो हो जाएगा 350। बस ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, पर हाँ अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आप इसको ज़रूर लिखें, ठीक है। चलिए अगला करते हैं। कह रहा एक समकोण ठोस शंकु, इसकी ऊंचाई आपको दे रखी कितनी है, 28 सेंटीमीटर है, और इसका त्रिज्या रेडियस कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। इग्लो मेल्ट, इसको क्या करा जाता है, मेल्ट किया जाता है, पिघलाया जाता है, और शंकु के बराबर त्रिज्या को एक ठोस गोला में बदल दिया जाता है। यानी इस वाले कोण को, ऐसा कोण था जो, इसको चेंज करके एक गोला बना दिया गया, ठीक है। तो बताओ
कि गोले की संख्या कितनी होगी। देखते हैं गोले की संख्या कितनी होगी। एक चीज़ बताओ कि जब कोई चीज़ पिघला करके बनाई जाती है ना तो उसका ओवरऑल वॉल्यूम क्या रहता है, सेम रहता है। तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, यानी कि शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन। शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जबकि गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई आर क्यूब, क्या होता है पाई आर क्यूब। ठीक, 1/3 पाई आर स्क्वायर का मतलब है 7 × 7 ना, 7 क्या ही लिख रहा हूँ मैं, हाँ 7 × 7 और ऊंचाई हो गई 28 बराबर 4/3 पाई के वैल्यू पाई आर क्यूब का मतलब हो गया 7 × 7 और इंटू मान लेते हैं इसके कितने गोले बनेंगे, n गोले बनेंगे, तो इंटू में क्या है n। ठीक, अब 3 से 3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, 2 7 से 2 7 कट जाएगा, 7 4 जा 28 होता है, 4 से 4 कट जाएगा, तो सब कट जाएंगे तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, यानी कि एक ही गोला बन पाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। इस क्वेश्चन में ना आपको फार्मूले आने चाहिए, अगर आपको फार्मूला नहीं आता है थोड़ा गड़बड़ हो सकता है मामला। चलिए इसको देखते हैं। कह रहा है एक रोलर है, उसका व्यास तुमको दे रहा है 100 सेंटीमीटर रोलर है। तो रोलर होता कैसा है, ऐसा होता है सिलेंडर के शेप में, हम रोलर को खड़ा कर दें तो ऐसा सिलेंडर टाइप का दिखेगा, हाँ या ना। और जो रोलर का जो लंबाई है वही उसकी ऊंचाई हो जाएगी 100 सेंटीमीटर, क्लियर। और जो इसका व्यास है नीचे का जो डायमीटर है वो है 21 सेंटीमीटर। आई थिंक सो आप लोगों को दिख रहा होगा ना, एचडी में कर लीजिएगा 720 पर, तभी दिखेगा, काफ़ी छोटा लिख रहा हूँ मैं। तो हमसे कह रहा है कि खेल के मैदान को समतल करने के लिए अगर वो 1200 चक्कर लगाता है, यानी कि इसका पूरा ये घुमा घुमा करके चक्कर लगा रहा है, ठीक है ना। ठीक है, तो इसका कौन सा हिस्सा टच करेगा पृथ्वी पर, ये वाला हिस्सा टच करेंगे, ये वाला। तो ये है क्या CSA, कर्व सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका फार्मूला होता है 2πr/h। तो 2 × पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हमें आर पता नहीं है पर हमें पता है कि व्यास कितना है, डायमीटर है 21 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 21 का आधा सेंटीमीटर में। ठीक है, तो 21/2 और इंटू ऊंचाई कितनी है 100, तो 2 से इसको काट देंगे 2 कट जाएगा, 2 से इसको काट देंगे 3 आ जाएगा, तो 66, तो 6600, ये सब सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, क्लियर। और ऐसा करने में उसको कितने चक्कर लगते हैं, उसको चक्कर लगते हैं पूरे 1200। ठीक, 1200 चक्कर लगते हैं, यानी कि टोटल सरफेस की बात करें एरिया की तो वो 600 ये आ जाएगा, और उसको चक्कर लगेंगे टोटल 1200, ये पूरा कवर हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये आ जाएगा। पर एक चीज़ देखना, हमारे पास जो पैसे दे रखे हैं वो कह रहा 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से है, यानी 1 मीटर स्क्वायर के कितने 50 पैसे, नहीं समझे, 1 वर्ग मीटर स्क्वायर के कितने 50 पैसे। तो इसको मीटर में बना लो, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 1 सेंटीमीटर में बनाने के लिए 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो एक बार अगर होगा तो 100 का भाग, और क्योंकि 2 बार करना है तो 2 बार 100 का भाग, तो 2 जीरो से 2 जीरो, और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, यानी क्या आ जाएगा 66 × 12, ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर। और 1 मीटर यानी 66 × 12, 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितना 50 पैसे, रुपये बनाने के लिए बटे 100, यानी 1/2 रुपये, तो 1/2 ये आ जाएगा रुपए में, ये आ जाएगा 6 6 रंग 36, यानी 396 रुपीज़ लगेंगे, है कि नहीं। थोड़ा इस चीज़ पर ध्यान देना कि मीटर स्क्वायर के पैसे हैं 50, सेंटीमीटर के नहीं हैं, गलती होने के यहाँ चांसेस हैं। एक बेईमान दुकानदार है, एक वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, पर क्रय मूल्य पर कह रहा है कि हम तुमको क्रय मूल्य जितने का खरीद कर लाएं भैया हम तुमको उतना ही दे देंगे, तुमसे थोड़े ना आप पैसा कमाएंगे, तुम व्यवहारी आदमी हो, ऐसा कह के बोलता है। बट समस्या क्या करता है कि कौन सा 20% का दुरुपयोग करता है, वजन कम करता है भाई। उसको जो सामान 1000 का बेचना चाहिए, सॉरी 1000 ग्राम बेचना चाहिए था, 800 ग्राम बेच रहा है, तो कितने का मुनाफा कमा रहा है 200 का।
200 का मुनाफा 800 पर, 200 का मुनाफा 800 पर, इंटू में कितना, सामान तो उसके पास से 800 ही गया ना, 1000 थोड़ी ना गया जो 1000 नीचे रखेंगे। तो 200 का 4 गुना 25 चौको 100, यानी कि उसका प्रॉफिट फिर भी वो पर प्रॉफिट निकाल लेगा। तो जो भी व्यवहार में कहते हैं ना कि भैया थोड़ा दे देना यार, पैसा बाद में लेना, अरे ठीक है आपसे थोड़ा कमाएंगे, लो, ठीक। तो वो ध्यान रखना कि उनका कहीं ना कहीं व्यापारी काट ही देता है। चलो अगला क्वेश्चन करेंगे। मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन मुझे बताना चाहिए, आप लोग इसको लगाओ और इसका आंसर जो है ना वो 11 होना चाहिए, ठीक होना चाहिए, क्या है, आप लोग इसको लगाइएगा। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। एक बार ये क्वेश्चन ना ध्यान से पढ़ लो पहले, एक बार ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो तब मजा आएगी। एक कंटेनर में 4 और 1 के अनुपात में दूध और पानी का मिश्रण होता है। जब 10 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाता है तो कंटेनर में 10 लीटर पानी डाला जाता है, ठीक। और इसका अनुपात कितना हो जाता है, 2 और 3 हो जाता है। एक चीज़ ध्यान रखना बहुत ध्यान से कि 10 लीटर मिश्रण निकाला गया, मिश्रण जब निकाला गया तो उसमें भी तो यही रेशियो होगा। तो 4 और 5 हमने दूध मान लिया 4x है और पानी मान लिया x है, तो टोटल मिला करके कितना हो जाएगा 5x। 5x बराबर 10, यानी x बराबर 2, और x बराबर 2 का मतलब है 10 लीटर मिक्सर में जब निकाला गया तो 4 का x से गुणा करोगे, x वैल्यू 2 यानी कि 8, और x का तो 2 होगा, यानी 10 लीटर मिक्सर में 8 लीटर दूध था और 2 लीटर पानी था। क्लियर हुआ, ठीक। तो हमने ऐसा ही मान के रख लिया कि पहले मिश्रण में 2x 4x हमारा दूध है और x हमारा पानी है। अब इसमें 10 लीटर निकाल लिया गया, यानी इसमें से 8 लीटर दूध कम हो गया और नीचे वाले में से 2 लीटर पानी कम हो गया। बात समझ में आ गई। फिर क्या किया गया, 10 लीटर पानी और डाल दिया गया, तो पानी वाले में 10 और जोड़ दो, ठीक। और अनुपात कितना हो गया दूध और पानी का, 2 और 3 हो गया। ये सही लिखा हुआ है ना, हाँ। तो ये आ जाएगा 2 और 3। अब इसको सॉल्व करना है, ये आ जाएगा 8 प्लस का 8, तो इसको 4 3 12x माइनस 8 त्रिक 24 बराबर 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 2x, और 8 दूनी 16 प्लस का, तो 24 उधर जाएगा, इसको इधर करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 10x, और इसकी वैल्यू 16 प्लस 24 तो 30 40, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40/10, यानी कि 4, x की वैल्यू आ गई 4। तब x 4 आ गई, तो कह रहा है कि कंटेनर में मूल रूप से कितना दूध शामिल था, तो दूध कितना था भाई 4x हमने माना था, 4 × 4, 4 चौक 16 लीटर दूध शामिल था। ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक। एक और फार्मूला होता है जो, ये तो हो गया बेसिक तरीका, एक और तरीका होता है वो भी मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा टाइम आपका जाएगा पर ये आपको पता होना चाहिए। ये फार्मूला आपको पता है, F इज इक्वल टू बनाया गया है, F इज इक्वल टू L1 माइनस K/V की पावर n। यहाँ F क्या है, हम किसी भी एक यूनिट को फिक्स मान लेते हैं, मतलब जैसे दूध ले लो या पानी ले लो, ठीक। F जो है मात्रा का, जो मात्रा है ना मिश्रण का अंतिम अनुपात है। F क्या है, प्रारंभिक अनुपात है, L K क्या है, मात्रा जो वापस ली गई है वो K है। V क्या है, कुल मिश्रण है, टोटल कितना है, N कितनी बार ये काम किया गया है वो, ठीक। समझना बहुत ध्यान से। हमने मान लिया दूध, ठीक। तो F की वैल्यू दूध में क्या होगी, 4 लीटर है, 1 लीटर ये है, यानी टोटल 5, तो 5 में से 4 लीटर दूध है, ठीक। सॉरी, ये तो प्रारंभिक हो गया ना, ये L की वैल्यू है, ये L की वैल्यू। फाइनल आखिरी में 2 लीटर है, 3 और 2 5, तो 5 में से 2 लीटर दूध बचा। शुरुआत में कितना था, 5 में से 4 लीटर दूध था, ठीक। बदला क्या गया, 10 लीटर पानी डाला गया, 10 लीटर पानी निकाला गया, ठीक। और अंतिम में कितना मिला है, V हमको नहीं पता, X, ठीक। V कुल मिश्रण कितना है हमको नहीं पता ना, और N की वैल्यू एक ही बार ये प्रक्रिया दोहराई गई। चलो कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2/5 इज इक्वल टू 4/5 1 माइनस K, यानी 10/x। क्लियर।
5 से 5 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 2 से काटेंगे 2 2 जा 4 आ जाएगा। अब इधर को 2 मल्टीपल करेंगे तो 1 इज इक्वल टू 2 माइनस 10 2 जा 20 अपॉन में x। ये उधर जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी ना। टोटल मात्रा कितनी हो गई, 20 हो गई। टोटल पूरे मिश्रण की मात्रा कितनी है, 20 है। अब 20 में से इसको 4 और ये 1 में है, तो यानी कि 5y इज इक्वल टू 20 के बराबर है। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। इसका मतलब है 4y की वैल्यू किसके बराबर है, 4 इंटू 4 यानी 16 के बराबर है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। तो दोनों ही तरीके हैं, आपको जो बेस्ट लगा हो वो करिएगा। मेरे ख्याल से वो पहला वाला ज़्यादा बेस्ट है। चलो अब इस क्वेश्चन को करते हैं। मैं एक सेकंड के लिए मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ ना, एक सेकंड। ओके ठीक है। तो 13 आप पेन कॉपी उठाइए और करिए पहले वीडियो को पॉज करके। अब मैं बताता हूँ, ठीक है, कर लिया। तो देखो कह रहा है एक व्यापारी ने कुछ पेन 4 रुपये में 3 की दर से खरीदे। 3 की दर से, इसका मतलब समझ रहे हो, यानी 3 पेन खरीदे होंगे उसने, 3 पेन खरीदे हैं उसने और 4 रुपये दिए हैं, है कि नहीं। अच्छा 7 रुपये में 4 की दर से, यानी 4 पेन खरीदे हैं उसने और उसके कितने रुपए दिए हैं, 7 रुपये दिए हैं। ये मैं ऐसे आर बना रहा हूँ, ठीक है ना, रुपए का सिंबल है। अगर वो 9 रुपये में 5 की दर से पेन बेचता, कितने में, अब ये चीज़ अलग है। ये है खरीद रहा है तो कॉस्ट प्राइस, ये है बेच रहा है तो सेलिंग प्राइस। 9 रुपये में 5 पेन, यानी 9 रुपये, सॉरी 5 पेन तो मुझे फिर यहाँ पर 5 लिखना चाहिए। 5 पेन बेचता है तो उसको 9 रुपये मिलते हैं, है कि नहीं। तो ओवरऑल हमें कॉस्ट प्राइस बराबर करनी है। क्या करनी है, कॉस्ट प्राइस बराबर करनी है। एक चीज़ बताना कि 5 और 4 और 3 इन सब का एलसीएम कितना होगा। अगर आप यहाँ से एलसीएम फटाक से निकाल लोगे, देखो 15 चौको 60, 60 हो जाएगा एलसीएम, है कि नहीं। अगर मैं 60 पेन इससे ख़रीदने के लिए कहूँ, 3 पेन खरीद रहा 4 रुपये दे रहा है, तो अगर मैं कहूँ कि इसमें 20 और 20 तीन 60 पेन खरीदता, तो 20 रुपये का मल्टीपल इसमें भी करेंगे तो कितने रुपए देता वो, 80 रुपये देता। क्लियर है। इसी तरीके से अगर मैं 15 पेन इसके 4 रुपये, 4 पेन का 7 रुपये देते हैं। अगर मान लो 4 पेन का एक सेट है, पन्नी में पैक है, ऐसे ही 15 पैकेट लिया तो इसको कितने रुपए देना पड़ेगा, इसको 15 15 सत्ते 105 रुपये देना पड़ेगा, है कि नहीं। तो टोटल 60 पेन ये खरीद लिया और टोटल 60 पेन ये खरीद लिया। इसका मतलब है 120 पेन जो खरीदे हैं उसका प्राइस कितना है, उसका प्राइस है 5 ये आ जाएगा, 8 ये आ जाएगा, 185 रुपये का ख़रीदा है। समझ में इतनी बात आई। अच्छा इसको भी ज़रा 60 बना लीजिए, तो 12 पंचे 60 होता है, तो 12 का मल्टीपल इधर करेंगे तो 12 का मल्टीपल इधर हो जाएगा। 12 का है, ठीक, सॉरी मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है, 12 का है तो 12 नवीं है 108, तो 108 रुपये इसके चले जाएंगे कितने रुपए में, 60 पेन बेचने में। क्योंकि अब इसने 60 पेन थोड़े ना खरीदे, इसने तो 120 पेन खरीदे हैं जो कि इतने के पड़े हैं, ठीक। तो अगर ये 120 पेन बेचेगा तो कितना हो जाएगा, 160 का अगर इसका दुगना करा है तो इसका भी दुगना कर दो, यानी 216 रुपये के पेन उसने बेचे। ध्यान से समझ लीजिए, 120 पेन खरीदा, 120 पेन बेचा, खरीदने में लगा है कॉस्ट प्राइस 185 रुपये, बेचने में लगा हुआ है 216 रुपये। तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट हुआ है, कितना हुआ है, 216 माइनस 185, ठीक है। आपको बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही होगी, पर वो एक मतलब औरत हैं, आंटी जी कुछ बेच रही हैं, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड रिमूवर मेरे पास नहीं है, आई एम सॉरी उसके लिए, ठीक है। पर फोकस हम लोग करके रखेंगे ना। तो ये आ जाएगा 3 और क्लास, मतलब प्रॉफिट कितने का हुआ है, 31 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, हाँ या ना। अब हमसे तो प्रॉफिट में परसेंटेज, पहली बात तो हानि नहीं हुई है तो हानि को हटा देंगे। अब हमारे पास ये दोनों बचे हुए हैं, तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालें, जो ऊपर प्रॉफिट हुआ है वो, और जो नीचे रखा गया है जितने का कॉस्ट प्राइस लिया था वो, इनटू में कितना 100, ठीक। तो इसको सॉल्व करें, सॉल्व करने में क्या जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 3 15 और
5 से 35, 5 से काटेंगे तो ये 20, 31 दूना 62, तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर 62/37। अब भाई इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, डिवाइड मारो तो लगभग 37 से करना 37, फिर 6 5 6 बढ़ जाएगा 15% आएगा, नहीं 16%, 16 दशमलव कुछ आ रहा है, 17% लगभग, देखो हानि परसेंट लगभग बोल रहा है, तो 17% आएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। ये सवाल थोड़ा सा आपको रोक सकता है क्योंकि कैलकुलेशन है, ठीक है, और ऐसे सवाल आपको मिलेंगे। कुछ सवाल अभी तक जो सवाल थे वो जल्दी जल्दी हो रहे थे, ये सवाल थोड़ा सा ब्रेकर का काम कर सकता है, आपकी अच्छी खासी स्पीड पर ब्रेक लगा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है यदि ए बी से कितना है 20% अधिक है, और बी सी से 16.66% कम है, और सी डी से 50% कम है, तो ए डी से कितने परसेंट कम है। चलिए निकालिए सवाल, ठीक है, आप लोग करिए। जस्ट 1 मिनट, मुझे फिर से थोड़ा सा ब्लॉक हो जी। तो आप लोगों ने किया है क्वेश्चन, चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है ए जो है 20 से 20% अधिक है। एक काम करते हैं, ए बी सी डी ऐसे लिख लेते हैं ना। ए जो है बी से 20% अधिक है। अगर बी को मैं 100 मान लूँ तो ए जो है वो कितना हो जाएगा, 20% अधिक है यानी 120 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है बी सी से 16.66, अच्छा ये आपको पता है ना, 16.66 को हम 50 बटे यानी 1/6 लिख सकते हैं। ये आपको याद भी है कि नहीं, इसको हम लोग 1/6 लिख सकते हैं परसेंटेज में, तो 50/3 लिखेंगे परसेंटेज में, और 50/3 इंटू परसेंटेज हटाएंगे तो 100, 50 दूनी 100 यानी 1/6। ऐसा इतना कम है तो है कितना फिर ये बी जो है 100 जो है वो सी से 1/6 कम है यानी 5/6 है। तो 5 से काट दो, 5 दूनी 10 20, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120। सी की वैल्यू कितनी आ गई 120, है कि नहीं। और अगला कह रहा है डी जो है सी डी से 50% कम है, ये इसका 50% है तो पूरा कितना हो जाएगा 240 ना, 120 का आधा, 120 का दुगना, सॉरी ये 50% है, 100% हो जाएगा इसका दुगना। अब ये कह रहा है ए जो है ए डी से कंपेयर करना है, यानी ए की वैल्यू 120, डी से कंपेयर करना है 240। कह रहा कितना परसेंट कम है, तो ये आ जाएगा दुगना, 2 से आ जाएगा 50, 50% कम है, घटा के देख लीजिएगा ना, 50 में 50 घटा, सॉरी 100 में 50 घटाओगे 50 ही आएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलिए अगला करते हैं। कह रहा है शांत जल में एक नाव की गति, शांत जल में नाव की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि नदी 1.2 किलोमीटर प्रति घंटे की धारा से बह रही है। इसे एक स्थान तक जाने और आने में 5 घंटे का समय लेता है, ठीक। तो देखो जब धारा के अनुकूल चलेगी तब वेलोसिटी को हम प्लस करते हैं, और जब धारा के प्रतिकूल चलेगी, प्रतिकूल का मतलब है अपोजिट साइड, तो हम धारा को माइनस करते हैं। इतनी बात तो सब कुछ जानता होगा। तो मान लो x किलोमीटर की दूरी चल रही है और अभी धारा के अनुकूल चल रही है, तो 6 बोट की चाल हो गई, नाव की चाल होगी, और 1.2 धारा की चाल हो गई, प्लस अब वो जब वापस आ रही है तो वही डिस्टेंस, ठीक, पर 6 की बोट की चाल हो गई, पर अब की बार माइनस करें क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये धारा की चाल हो गई। और ये सब दोनों, ये समय और ये समय बराबर कितना आ जाएगा 5 घंटे। भाई दूरी बटे चाल समय होता है और दूरी बटे चाल समय होता है, दोनों समय मिला के 5 घंटे हैं। अगर इसको देखें तो x/7.2 लिखेंगे, प्लस इसको देखें तो यह जाएगा 5 और 4.8 हो जाएगा, बराबर में कितना 5। आपको एग्ज़ाम में सिर्फ ये लाइन लिखनी है, ऊपर वाली सिर्फ समझाया है हमने आपको, ठीक है। अब 48 को, अच्छा इसको देखोगे तो ये 0 आ जाएगा 10, और ये देखोगे तो इसको 10 लिख लोगे, तो 72 और 48 को करेंगे तो 144 आएगा। 48 23 144, और 72 का दुगना 144, यानी कि आ जाएगा ये 20x प्लस इसका करेंगे तो ये 30x आ जाएगा। अरे यार 30 लिखो, x बराबर 50, और इसको सॉल्व कर देंगे तो 20 30 हो जाएगा 50x/144 बराबर 5।
5 से काटेंगे तो ये 10 आ जाएगा, x की वैल्यू डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 14.4 किलोमीटर। तो किलोमीटर में क्यों आया? क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा था, ये किलोमीटर प्रति घंटा था, ये घंटे में ही था, तो आंसर हमारा किलोमीटर में ही आएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन। अरे ये तो दोबारा आ गया, इसको देखते हैं। ए और बी किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 12 दिन में कर सकते हैं। तो ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। बी और सी उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। प्लस लिखा था, ये प्लस लिखा है, ठीक है। और सी और ए उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 20 दिन में कर सकते हैं। इन तीनों का एलसीएम लें तो 120 आ जाएगा। मेरे ख्याल से 120 पर्याप्त है ना। 60 भी तो हो सकता है, मैंने 120 क्यों लिखा? 60 भी हो सकता है भाई। ठीक, तो 12 पंचे 60 और 15 चौको 60 और 20 तिहाई 60, तो 5 4 9 3 12 आ जाएगा। तो ए बी सी तीनों मिला करके कितना दिन करेंगे? 60/12, तो यह आ जाएगा 12 पंचे 60 यानी 5 दिन पर। क्योंकि हर एक लोग 2-2 दिन काम करेंगे। क्या हर एक लोग 2-2 दिन काम करेंगे? तो दिन कितने लग जाएंगे? दुगने। तो कितना आ जाएगा? 10। ठीक है। तो सी द्वारा अकेले कितने दिन में काम पूरा करेगा? सी अकेले कैसे कर सकता? अरे यार एक काम करें, ये तो निकालना ही नहीं था, ज़बरदस्ती का निकाल रहा हूँ मैं, इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। देखो इन सबको जोड़ा 12 आया, इसमें 2 टाइम्स ऑफ ए बी और सी तीनों हैं, ठीक है। अब ए और बी कितना कर रहे थे? 5, तो 5 2 जा 10, तो 2 इंटू 12 इंटू 2 टाइम्स ऑफ 5 प्लस सी। 2 से इसको काट दो, 6 आ जाएगा। तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 माइनस 5, 6 माइनस 5, सी की वैल्यू आ गई 1। यानी सी 1 की यूनिट से काम कर रहा है। जब 1 की यूनिट से काम कर रहा है और 60 यूनिट काम करना बाकी है, तो सी अकेले अगर करना पड़े तो उसको कितने दिन लगेंगे? 60/1 यानी 60 डेज लगेंगे, ठीक है। उसकी ज़रूरत ही नहीं थी, मैं ज़बरदस्ती उसको निकाल रहा था, ठीक। तीनों मिल के कितने दिन में काम करेंगे उसकी रिक्वायरमेंट थी नहीं, हमने क्वेश्चन पढ़ा नहीं, मैंने सोचा तीनों पूछा जाता है ज़्यादातर। चलो अगला करें। ये आरोही अवरोही क्रम में आप लोग लिखेंगे अपनी मर्ज़ी से, ठीक है। मैं स्किप करता हूँ, आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या है। कह रहा है एक कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल इतना है यदि लंबाई और ऊंचाई के बीच में इतने का अनुपात है, और चौड़ाई और ऊंचाई के बीच में, यानी लंबाई और ऊंचाई के बीच में अनुपात कितना है? 5 और 2 का है। चौड़ाई और ऊंचाई यानी ब्रेड्थ और हाइट के बीच में कितने का अनुपात है? ये है ब्रेड्थ चौड़ाई, यानी कि ये आ जाएगा 5 और ये 4, है ना। तो कर लेते हैं, ये दोनों सेम बना लें, इसको भी 2 से गुणा करें तो इसको भी 2 से गुणा करेंगे, यानी 10 4 और 5, लंबाई ऊंचाई और चौड़ाई, ठीक है। ये लंबाई है, ये ऊंचाई है, ये ध्यान रखना, और ये चौड़ाई यानी व्यर्थ है। कह रहा है तो कमरे के फर्श का क्षेत्रफल कितना होगा? फर्श का क्षेत्रफल होता है L इंटू बी, यानी कि 10 इंटू 5 यानी 50, ठीक। x², अभी तो देखना पड़ेगा। 4 दीवारों का क्षेत्रफल कितना होता है? 2 टाइम्स ऑफ h। देखो 4 दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स ऑफ h L प्लस बी इज इक्वल टू 216। तो 2 टाइम्स ऑफ h की वैल्यू कितनी है? 4x, और L प्लस बी यानी कि यह आ जाएगा 10 और प्लस 5 15x ना, बराबर कितना? 216। तो 5 4 दूनी 8 और 15 चौकों से 15 8 120, तो x² बराबर आ जाएगा 216/120। 6 से काट दें, 6 दूनी 12 20 आ जाएगा। 6 से काट दें, 6 3 18, 6 4 36, 2 से इसको काट दें तो 18, और ये आ जाएगा 10, तो 18/10 x² की वैल्यू रख लो
50 इंटू 18/10 तो 18×5 90 मीटर स्क्वायर। थोड़ा कम समझ में आया होगा, फॉर्मूला है, ठीक है। तो थोड़ा देखना, एक बार लगाना। 4 दीवारों का क्षेत्रफल ये होता है, फिर उसके बाद एल बी निकाल लिया, क्योंकि फर्श का क्षेत्रफल होता है एल इंटू बी, और मल्टीपल करने के बाद या एक्स स्क्वायर बचा था, एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकाल ली और उसमें उठा के हमने रख दिया। इस सवाल को ज़रा करिएगा आप लोग। ओके, चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है कि एक राशि साधारण ब्याज कितना है, उसका साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 13.5%, 4 वर्षों में इतने रुपए हो जाती है। तो राशि ज्ञात करें। एक चीज़ बताना, हर साल का 13.5% है, 4 साल का कितना हो जाएगा, 4 से गुणा कर ले, 13 चौको 52, 5 चौको 20 यानी 2, 52 और 2 54, है कि नहीं समझे। तो 13.5 इंटू में 4 तो करेंगे तो कितना आ जाएगा, 54% आ जाएगा। यानी जो आपको अमाउंट मिलेगा ना वो 54% बढ़ के मिलेगा। तो मान लेते हैं कि आपने जो अमाउंट लगाया था शुरुआत में, जो मूलधन था वो X रुपीज़ था, 54% का प्रॉफिट हुआ, यानी 100 + 54 154/100, और ये वैल्यू किसके बराबर है, 5005 रुपये के बराबर है। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। किसी से कुछ कटेगा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई, ये किस में काट दूँ हमें, 505/154 और इंटू में 100। किससे कटेगा भाई, 3 से भी नहीं कट रहा, 7 से कटेंगे, 7 दूनी 14, हाँ 7 से नीचे वाला कट रहा, 22, 7 से काट लेंगे, 7 दूनी 14 और 7 एक 9 7 21, 7 से इसको काटेंगे, अरे यार 7 एक 9 7 कहाँ, 7 दूनी 14 यानी 22 कट रहा है, वही तो मैं कह रहा था 22 कट रहा है। 7 से इसको काटेंगे, 7 7 49, 7 एक 9 7, 7 बना 35, फिर 2 से काट लेते हैं, तो 2 से काटेंगे तो ये 50 आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो 11 आ जाएगा, 11 6 का 66, 11 5 55, 65 इंटू 50 तो 65 इंटू 50 तो 5 5 25 की 5 हाथ से लगा दो, 5 6 का 30, 2 32 और 0 3250 कहाँ लिखा हुआ है, ये सही है। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, 19 क्वेश्चन नंबर 19 पर सॉरी 20 में देखते हैं। कह रहा वृत्तखंड में लघु चाप द्वारा बनाए गए 120 कोण, वृत्तखंड त्रिज्या अगर 21 है तो दीर्घखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। हमने एरिया का फॉर्मूला आपको बताया है ना, आपके ऑफलाइन क्लास में आपको बताया है, θ/360, शायद मैंने ऑनलाइन में भी बताया है, πr²। ठीक, थीटा की वैल्यू देखो, ये हो गया लघु, तो दीर्घ कितना होगा, 360 में से 120 माइनस कर दो, ये हो गया दीर्घ। ठीक, पूरा सर्किल 360 का, छोटा वाला 120 का, तो बड़ा वाला कितने का 240, तो 240/360, पाई की वैल्यू 22/7 और r² यानी 21 इंटू 21, 7 त्रिक 21, 2 से 2 काटा, 12 दूनी 24, 12 3 36, 3 से 3 काट दिया, तो 2 इंटू 22 इंटू 21, अब इनका मल्टीपल करेंगे, 22 दूना 44 इंटू 21 यानी कि 21 से करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, तो 21 चौक 84, 21 चौक 84 और 8, अरे देख लो 22 4 इंटू 4 दूनी 8 88 आ जाएगा, तो 4 8 4 12 के 2 924 ऑप्शन नंबर ए सही है। क्लियर, फॉर्मूला याद रखना होगा बस। क्वेश्चन नंबर 21 पर आ जाते हैं। 10 पुरुष 12 महिलाएं 15 बच्चे किसी काम को 10 दिन 15 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक आदमी 2 महिला 3 बच्चे इसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। एक बार करना, एक काम करना, होमवर्क लगाना। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन को आप स्किप करूँगा क्योंकि थोड़ा सा 44 मिनट भी हो गए, प्लस थोड़ा माइंड अब थोड़ा ठीक नहीं है। चलो इस क्वेश्चन को करते, इस क्वेश्चन को आप लोग बताना आंसर क्या आया। सेक ए प्लस tan a 1 माइनस साइन ए। सेक ए को नीचे करेंगे तो सेक किसका अपोजिट होता है, कॉस का, 1/cos है। tan किसका होता है, साइन a/cos a ना, और ब्रैकेट में क्या लिखा है,
1 माइनस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए एक ब्रैकेट में आ जाएगा, अपॉन में कॉस ए आ जाएगा, और 1 माइनस साइन ए आ जाएगा। अच्छा, ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए यानी हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन में नीचे कॉस ए, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, कॉस ए। अब ये अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो ट्रिग्नोमेट्री आपने फिर नहीं पढ़ी, क्योंकि ये बेसिक सा फार्मूला होता है कि कॉस स्क्वायर ए थीटा ए मान लो जो भी हो, प्लस का साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू व्हाट, 1, ये होता है, ठीक। और ये जो चेंज किया है ये सब ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया जाता है। अगर आप कमेंट बोलोगे ना तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, पर कम से कम 5 कमेंट आने चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, मिस्टर जॉन ने अपने दोस्त को क्रमशः 8%, 5% पर 8,000 रुपये, 14,000 रुपये उधार दिए। 3 साल बाद उनके अंतर क्या होगा। 8% और साधारण ब्याज पर की जाती है, तो ठीक है। तो देखो 8 त्रिक 24, समझना बहुत ध्यान से, 8,000 रुपये का 8 त्रिक 24 ये होगा ना। तीन उन बात राशि में क्या अंतर होगा, तो 24 प्लस 100 यानी 124% मिलेगा आपको, 2 जीरो से 2 जीरो, तो जीरो तो आ जाएगा, 8 चौक 32 की 2 हाथ से लगा 3, 12 अट्ठे 96, 97 98 99, इतने रुपए मिलेंगे 8 साल बाद मिस्टर जॉन को। पर अगर 14,000 रुपये की राशि लगाई है 5% के लिए, तो 5 3 15 यानी कि कितना आ जाएगा, 115/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 140 और 115, 140 इंटू 115, जीरो तो आएगा ही आएगा। 14 पंचे 70 की जीरो हाथ से लगा 7, 14 के नाम 14, 7 21 की एक हाथ से लगा 2, 14 के नाम 14, 15 16, तो ये इतना रुपये आ जाएगा 16,100 रुपये। तो 16,100 रुपये में से 99/20 को अगर हम घटाएंगे तो ये आ जाएगा 80, जो कि हमें ये दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा, 1 और ये 6, तो 61 80, ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑब्वियस सी बात, इतनी बड़ी अमाउंट में ये तो नंबर नहीं होने चाहिए, अब इनमें से कन्फ्यूजन हो सकता था। ए बी के रूप इतने अनुपात में है, बी सी के इतने अनुपात में, तीनों का अनुपात ज्ञात करो, तो आप लोग करिएगा, ये भी आपका होमवर्क है, ठीक है। कह रहा है 2 नल हैं ए और बी, एक कुंड को एक साथ जोड़े जाते हैं, एक किसी खाली कुंड को, ए किसी खाली कुंड को 48 घंटे में भर सकता है, जबकि बी उसी कुंड को 72 घंटे में भर सकता है। तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो 144 आ जाएगा, 48 23 और 72 का दुगना। यदि 15 घंटे दोनों नल खुले रहे, 3 और 2 5, 5 यूनिट से काम कर रहे थे, 15 घंटे खुले रहे, 15 बचे 75 काम हो चुका है। उसके बाद नल बी का काम करना बंद कर देता है, बी यानी 2 का यूनिट ख़त्म कर देता है, तो 144 में से 75 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, ये 13 7 6 13 69, तो 69 यूनिट अभी बचा है, जबकि कह रहा है बी काम करना बंद कर देता है, तो 2 वाला काम नहीं करेगा। अब कौन काम करेगा, ए, ठीक है। तो ऐसे में आधा टैंक कितने घंटे में भर जाएगा, आधा टैंक भरना है भाई हमको। जस्ट 1 सेकेंड ना। ऑल राइट, तो मुझे अपनी गलती दिख गई, सॉरी फॉर दिस। ये कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, ढंग खाली कर सकता है ना। भाई मैंने सोचा कि क्या गलती कर दी मैंने, तो खाली कर सकता है, तो ये यूनिट क्या आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी, तो इसका मतलब हो गया 1, और जब एक दोनों
पर घंटे 1 यूनिट भरेगा। 1 इंटू 15 घंटे लगा रहा तो ये 15 यूनिट भर गया। अब 144 यूनिट है, 15 यूनिट पहले ही भर चुके हैं, 15 यूनिट तो पहले ही भर चुके हैं, पर 144 नहीं भरना है हमें, 144 का आधा भरना है। कितना? 72। अब 72 यूनिट में से 15 यूनिट पहले ही भर चुके हैं, तो ये आ जाएगा 7 और ये कितना आ जाएगा 57, 57। अभी भी 57 यूनिट करना भरना बाकी है। अब बी वाले को बंद कर दिया जाता है, सिर्फ ए भरता है। तो 57 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 का नाम 3, 3 9 27, तो 19 घंटे ये। तो पहले 15 घंटे चला, फिर 19 घंटे चला, टोटल मिला करके 9 4 13, 9 5 14 के 4 हासिल लगा 1, 34। तो टोटल कितने घंटे लगे? 34 घंटे लगे। क्लियर? ओके। तो क्वेश्चन सही से पढ़ना भी जरूरी है, गलती किसी से भी हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। एक नियमित बहुभुज है जिसका क्षेत्रफल आपको 108 मीटर स्क्वायर है, केंद्र से कोनों तक की लंबाई इसकी 6 है, तो बहुभुज की संख्या ज्ञात करिए। बहुभुज की क्या निकालनी है? संख्या ज्ञात करिए। देखो, बहुभुज का क्षेत्रफल एरिया इज इक्वल टू होता है 1/2। अरे कहाँ लिख रहा हूँ मैं, क्या लिख रहा हूँ यार, कैसे पेन चल रहा है। एरिया इज इक्वल टू होता है 1/2n साइन 360/n, और ये मीटर स्क्वायर, यानी सॉरी साइड का स्क्वायर। फार्मूला पहली बार सुना होगा। एरिया आपको दे रखा है 108, 1/2n हो जाएगा, साइन 360/n, और साइड का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर, अच्छा यहाँ 6 का स्क्वायर ही लिखा देते हैं। तो 108 इज इक्वल टू 1/2n, ये हो जाएगा साइन 360/n, और ये आ जाएगा 6 6 36। ठीक, 36 का 3 गुना होता है, और 3 दूनी 6, तो 6 इज इक्वल टू 1/n साइन 360/n, ये आ गया। अब संतुलन अगर हमको बनाना है तो n की वैल्यू क्या रख सकते हैं यहाँ पर? सोचने वाली बात है। आप n की वैल्यू रखिए, पुट करिए ज़रा सा। 360 है, कुछ ऐसा जो 360 से कट जाए, कोई वैल्यू आ जाए, तो n की वैल्यू देखो 6 रख सकते हैं। तो 6 इज इक्वल टू 1/6, और साइन में 360/6, तो ये थोड़ा सा खतरनाक क्वेश्चन है। ये आ जाएगा साइन 60, और साइन 60 का मान कितना होता है? 1/2 नहीं, √3/2। ठीक, √3 आने लगेगा, यानी 6 नहीं रखेंगे, तो सीधा 7 8 9 रखने की ज़रूरत नहीं है। n बराबर सीधा रखोगे कितना? 12। तो 6 इज इक्वल टू 1/12 इंटू साइन में 360/12, 12 3 36 30, साइन 30 का मान कितना होता है? मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? अरे यार, क्या ही बताऊं, ये n ऊपर होता है। अरे n साइन थीटा है ना, तो ये आ जाएगा 12 इंटू साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2, 2 से 2 कट जाएगा 6, तो 6 बराबर 6, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12। आई एम सॉरी बच्चों, ठीक है, आई एम सॉरी फॉर दिस। ये फार्मूला में n ऊपर होता है, यानी ये एरिया बराबर होता है 1/2n, फिर साइन 360/n
इंटू साइड का स्क्वायर यानी कि लंबाई, ये कोने तक की लंबाई है बहुभुज की भुजा उसका यानी साइड का स्क्वायर, ये होता है। सॉरी फॉर दिस। चलो अगला, अच्छा ये यही क्वेश्चन है। 27वां क्वेश्चन मेरा नहीं गया, कहाँ गया पता नहीं। क्वेश्चन नंबर 28 है। देखो क्वेश्चन नंबर 28 को पढ़ना जरा। कह रहा है कि ये क्लॉथ है, ये फर्नीचर है, ए और बी, ए और सी डी ई एफ इंडस्ट्री है ना, क्लॉथ और दिस। तो कप उद्योग बी ज्ञात करें, सभी कपड़ा उद्योग का कितना प्रतिशत, बी सभी कपड़ा उद्योग का कितना परसेंट। एक काम करना, आप लोग डीआई के क्वेश्चन को लगाना, ठीक है, ये डीआई के क्वेश्चन को लगाना। एक ये क्वेश्चन है, इसके बाद 29वां नंबर है, ठीक, ये एक बारग्राफ इसका दे रखा है 30, सॉरी, तो ये क्वेश्चन है, इनको लगाइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थोड़ा सा बिज़ी चल रहा हूँ इसलिए थोड़ा समय नहीं है ना मेरे पास, और इस वजह से मैं अभी वीडियो को पॉज कर रहा हूँ। अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट में करेंगे, तो हम लोग इस क्वेश्चन को अलग से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, 5-10 मिनट का वीडियो बना के सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच यहाँ तक की सपोर्ट के लिए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी, जय हिंद।